हाय दोस्तों, कैसे हैं। फिर हम आ गए हैं अगला टॉपिक लेके। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1948 ईस्वी 1918। तो यहाँ से आप देखेंगे और इसका ये माइंड मैप है, इसे आप बिल्कुल ना भूलें नोट करना। इसे तो नोट करना ही चाहिए आपको, और नोट करके ही आप पूरे माइंड में फिगर बना सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कारण था। ये सारे मुद्दे आपको इसी पॉइंट में माइंड मैप के जरिए मिल जाती है। वाल्कन समस्या क्या थी, ये सारे यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन है ज़्यादातर तक, और आपको सारे क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन वो टॉपिक हैं आपके। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और पूछा गया है वो है। तो इसे आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें, इसे आप ध्यान से देखें और इसके आंसर भी देखें और इसके क्वेश्चन भी देखें कि किस प्रकार मैंने लिखा और किस प्रकार सर ने लिखवाया, और अपने आप को जज करें बिल्कुल कि मैं किस प्रकार से आंसर लिख सकता हूँ भाई, वरना कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको नोट करवाता रहूँगा, आप नोट करते रहेंगे, आप उसकी थिंकिंग नहीं पावर बताओ और थिंकिंग पावर नहीं बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने आप से सोचो, सोचने के लिए मजबूर करो क्या ये होना जरूरी था, अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर हो जाता तो फिर क्या होता। ये सारे मुद्दे आपको सोचने पड़ते। क्या ऐसे ऐसे लोग, क्या अभी के युग में वहाँ के उस समय के क्रांति जो हो रही थी, क्या उस समय भी मानसिकता यही थी लोगों की, या अभी की मानसिकता क्या थी। प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश किया करो दोस्तों, प्रेजेंट से। जैसे ही प्रेजेंट तो लगेगा माइंड, पता फालतू चीज में जो माइंड हमारी डाइवर्ट रहती है कि ज़्यादातर डाइवर्ट, वहाँ से आप निकालो उस माइंड को और इस चीज़ में अगर आप लगाओ, इस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे माइंड, तो देखना माइंड की कैपेसिटी आपको लगेगी कि काफ़ी हमारा माइंड विकास हो रहा है। मैं काफ़ी चीज़ पे थिंकिंग कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ पे मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी चीज़ पे मैं कुछ बोल सकता हूँ। कोई भी टॉपिक मुझे मिल जाए तो मैं उस पर बोलने के लिए सक्षम हूँ। और मुझे ये हार्ड पावर जो होता है ना, कहीं पे लगता है कि मैं बहुत जानकार हूँ लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत चीज़ एक्चुअली है ही नहीं तुम में। ये जो लगता है ना एक्चुअली है ही नहीं, तुम्हें लगता है लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। ये तुम्हें में शब्द सीमा ही नहीं। जब तक तुम थिंकिंग पावर सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं समझ सकते हो, ना कुछ बोल पा, जो सोच के जो लिखना जान गया ना उसके लिए काफ़ी है भाई। जो सोचा और लिख डाला, समझो उसकी कुछ भी आप लिख डालो ना, बस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पॉइंट होने चाहिए, आपके तो आंसर सबसे अच्छे वेस्ट होंगे। चलते हैं तो हम फिर यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध देख लेते हैं 1914 से 18। इसके पीछे वाले वीडियो को आप नोट करते आए होंगे और प्रीवियस पार्ट बाय पार्ट आप देखिए होगा और नोट करते आएंगे। कुछ टेक्निकल इशू या कुछ वीडियो में धुंधलापन आता होगा तो भी उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते होंगे, और हमको सपोर्ट आपके जरिए मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी वीडियो देते जाओ, मैं आपकी इन वीडियो को नोट कर रहा हूँ, शूट का मतलब कॉपी कर रहा हूँ। मैं उससे बहुत काफ़ी प्रभावित हूँ, उन लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी वीडियो को देखकर नोट करना चाह रहे हैं, वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उनसे कि जो, और कुछ लोग हैं जो हमसे मटेरियल की डिमांड किए हैं कि हमको मटेरियल अच्छे से मिल जाए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे भिजवा रहे हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन आंसर आप चेक करवा दीजिए और उसमें क्या गलत है क्या सही है। मैं उस इंस्टीट्यूट में उसका क्वेश्चन आंसर जमा करके उसको भिजवा दूंगा। आप देख लेना कि कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या पॉइंट लिखना चाहिए था, कौन सा पॉइंट यहाँ पे हमें काटना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको साथ चाहिए हमको और हमारा साथ आपको चाहिए, दोनों मिलके काम करते हैं, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। चले एक सेकेंड मैं कहीं 2 मिनट के लिए चला गया था पॉज करके वीडियो को। तो चलिए पढ़ता हूँ मैं, आप नोट करते जाएंगे और मैं रीडिंग कर रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। मैंने आंसर ने ये दिखाया। एरिक हॉब्सबॉम एरिक हॉब्सबॉम 19वीं सदी को लॉन्ग 19th century its France from 1789 and ends up to 1914 125 ईयर्स। प्रथम विश्व युद्ध उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक अंतर्विरोधी का परिणाम था जो 19वीं सदी में प्रकट हुए थे।
प्रथम विश्व युद्ध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक अंतर्विरोधी का परिणाम था जो प्रथम विश्व युद्ध 19वीं सदी में प्रकट हुआ। फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला था इटली और जर्मनी के एकीकरण से। अति राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय गौरव, दो भाग में। अल्पसंख्यक समूह का प्रभाव, प्रारंभिक राष्ट्रवाद को फिर एरो दिया। और बाल्कन समता, बाल्कन समस्या होगा, बाल्कन समस्या, तत्कालिक कारण। ठीक है, मैं इसको एरो लगाया यहाँ से और इसको यहाँ से मिलाया, उसके बाद ये तीनों हो गए। औद्योगिक क्रांति देख लेते हैं, जैसे मैं नोट किया ना वैसे ही लगा रहा। औद्योगिक क्रांति, बाजार एवं कच्चे माल की जरूरत, नव साम्राज्यवाद, एरो लगा के। मार्क्सवाद, विश्व क्रांति का लक्ष्य, औद्योगिक श्रमिक की वर्ग, सर्वहारा वर्ग का संगठित होना, मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष, विश्व क्रांति। इन तीनों को जोड़ने के बाद प्रथम विश्व युद्ध उत्पन्न होती है। औद्योगिक क्रांति इन तीनों को जुटा, ये जुटा और ये जुटा, ये पांचों मिलके क्या कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध उत्पन्न हो रहा है। देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैंने लिखा नहीं, कब पूछा गया था। 19वीं सदी एक दीर्घ सदी थी तथा इस सदी में उभरने वाले राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक अंतर्विरोध का परिणाम का प्रथम विश्व युद्ध। इसका देखिए, 19वीं सदी में एक बार फिर से पढ़ रहे, 19वीं सदी एक दीर्घ सदी थी, 19वीं सदी एक दीर्घ सदी थी तथा इस सदी में उभरने वाले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अंतर्विरोध का परिणाम का प्रथम विश्व युद्ध। इन तीनों के कारण का, अंतर्विरोध के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये पूछ रहा है हमसे। तो देख लेते हैं इसका आंसर। एक प्रसिद्ध विद्वान है 19वीं सदी को एक दीर्घकालिक सदी का नाम दिया जो 1789 फ्रांस की क्रांति से आरंभ होकर 1914 में समाप्त होती है। इस दीर्घकालीन सदी में कुछ ऐसे अंतर्विरोध कायम हुए जो 1914 के विश्व युद्ध में रूपांतरित हो गए। 1914 में विश्व युद्ध का रूपांतरित। इन अंतर्विरोध को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है, समझते हैं। फ्रांस की क्रांति की उपज, अति राष्ट्रवाद अथवा उग्र राष्ट्रवाद, एरो लगा के फिर लिखना है। फ्रांस की क्रांति के मध्य राष्ट्रवाद मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुआ था। रूसों की जनसंप्रभुता की अवधारणा से प्रेरित रहा था, परंतु इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के पश्चात इसने आक्रामक रुख अपनाया और सैन्यवाद के तत्व से जुड़ गया। यहाँ तक आपने नोट किया। पॉइंट नंबर बी, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद ने पूर्वी यूरोप के अल्पसंख्यक समूह पर अपना प्रभाव छोड़ा और फिर बाल्कन संकट का रूप ले लिया। आगे बाल्कन संकट में यूरोप की शक्तियों का उलझाव प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक बना। अपने बाल्कन समस्या मैंने आप नोट करवा दिया, अगर नहीं तो पीछे जाके वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप बाल्कन समस्या देख सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल पे मुझे वहाँ दिखता होगा बाल्कन समस्या थीम पे क्या कहते हो उसको, कुछ भी कहते हो, थंबनेल पे आप देखना बाल्कन समस्या, मैंने किसी भी थंबनेल पे लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं बाल्कन समस्या क्या होगी। और हर वीडियो के नीचे मैं लिख देता हूँ जो टॉपिक उसका टॉपिक के नीचे ऊपर दिए गए सारे टॉपिक इस वीडियो में रहता है। औद्योगिक क्रांति, इसने बाजार एवं कच्चे माल की जरूरत को पूरा कर नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। इस क्रम में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के हित टकराने लगे। सबसे बढ़कर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बाजार के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई।
ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बाजार के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग को सशक्त बनाया और मध्य वर्ग ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। सी नंबर, औद्योगिक क्रांति ने एक संगठित औद्योगिक श्रमिक सर्वहारा वर्ग को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप उग्र समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद को प्रोत्साहन मिला तथा मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष एवं विश्व क्रांति पर बल दिया। बदले में मध्य वर्ग ने मार्क्सवाद की प्रगति को रोकने के लिए साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय गौरव की भावना पर विशेष बल दिया। उपयुक्त सभी घटनाओं का सम्मिलित ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। आपने देख लिया किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध रूप धारण किया था। कोई एक मतलब ये रूप धारण नहीं किया था, उसके पीछे कई कारण थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तीनों मुद्दों को इस पे चर्चा हो गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस प्रकार से रूस ने किस प्रकार से संप्रभुत्व शब्द का यूज करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया था। ये सारे आप फैक्टर आपको देखे तब ने प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण बन गया था। कोई एक चमत्कार ही नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब देख लेते हैं एक दूसरा सवाल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1914 यूपीएससी में 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप के लगभग सारे राष्ट्र मरीज हो चुके थे। टिप्पणी कीजिए। कोई मरीज तब बन जाता है जब ना केवल उसे किसी बीमारी का संक्रमण लग जाता है। आंसर लिख रहा हूं, कोई मरीज तब बन जाता है ना केवल उसे किसी बीमारी का संक्रमण लग जाता है बल्कि उस बीमारी का चिकित्सा काम नहीं करता। 1914 से पूर्व यूरोपीय राष्ट्र की स्थिति कुछ इसी तरह से हो चुकी थी। 1914 से पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों की स्थिति को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, 19वीं सदी का काल राष्ट्रवाद के प्रगति का काल था, परंतु राष्ट्रवाद एक विचारधारा के रूप में आक्रामक रुख ले चुका था। इसे हम अति राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद का नाम दे सकते हैं। इस कारण युद्ध की परिस्थितियां शीघ्रता से पैदा हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। बाजार एवं कच्चे माल की जरूरत, यहाँ पर माल भूल गया, या कच्चे की जरूरत, बाजार एवं कच्चे माल की जरूरत ने नव साम्राज्यवाद, यहाँ पर नव लिखा हुआ, नव साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया और इसके कारण विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के हित परस्पर टकराने लगे। फिर साम्राज्यवादी प्रसार के साथ राष्ट्रीय गौरव की भावना जुड़ गई और फिर जनता भी विदेश नीति में रुचि लेने लगी। इसलिए आगे बढ़ना सरकार की मजबूरी हो गई। अब फिर यहाँ औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार सरकार कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, ये यहाँ दिखा रहा, को गौर से फिर पढ़ना, फिर समझना कि किस प्रकार सरकार मजबूर हो जाते हैं कि लोगों को अब पीछे नहीं, लोग आशा लगा देते कि सरकार यही काम करेगा, आशा लग जाता है। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हो बीजेपी, लोग आशा लगाएं कि मैं इसको वोट देकर सरकार ये काम कर सकती है। वही उस समय भी घटना यही हो रही थी। औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक सर्वहारा वर्ग को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप उग्र समाजवाद अथवा मार्क्सवाद की प्रगति होने लगी। मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष और विश्व क्रांति पर बल दिया। अतः मध्य वर्ग के द्वारा मार्क्सवाद की प्रगति को रोकने के लिए बदले में साम्राज्यवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया गया। सबसे दुखद पहलू यह था कि यूरोपीय राष्ट्र एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे थे और वे इस बात को महसूस भी कर रहे थे, परंतु इसे इन से बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं था। इस रूप में वे यूरोप का मरीज हो चुके थे। आपने देखा मरीज किस प्रकार हो चुके थे। अब फिर एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके आंसर किस टाइप के होने चाहिए। अपनी भाषा में होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, लैंग्वेज एकदम आसान होनी चाहिए ताकि अगला बंदा समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने से लिखने, मैं ऐसा नहीं कहूँ मैं जिस टाइप का सर ने लिखा है और जिस टाइप का मैंने लिखा
मैंने भी लिखा हूँ, कई क्वेश्चन का आंसर लिख के जमा करता हूँ, सबमिट करता हूँ। बहुत से क्वेश्चन का आंसर कहीं पे कुछ मिस हो जाती है, हमसे भी बहुत ज़्यादा मिस होती है, तो मैं वो आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली सर के ही आंसर को दिखा रहा हूँ। तो आप देखो सर को, सर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अपने लैंग्वेज में लिखाते हैं। जिस प्रकार से बच्चे सोचते हैं उस प्रकार से बच्चे के सोच के हिसाब से सर ने लिखाया, मुझे तो अच्छी लगती है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था जिसके लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, बौद्धिक, कूटनीति सभी प्रक्रिया उत्तरदायी थी। टिप्पणी कीजिए इसका आंसर। प्रथम विश्व युद्ध 19वीं सदी के यूरोप में उभरने वाले अंतर्विरोधों का परिणाम था तथा इसके लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। कारक कौन कौन सा? राजनीतिक कारक। 1907 तक यूरोप में कूटनीतिक क्रांति हो चुकी थी तथा दो त्रिगुट का निर्माण हो चुका था। अर्थात यूरोपीय देश जो सैनिक गुट में बट चुके थे सबसे बढ़कर इस कारण व्यापक सैनिक तैयारी आरंभ हुई जिसने गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा। आर्थिक कारक। औद्योगिक क्रांति ने नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया तथा इससे यूरोपीय शक्तियों में टकराहट को प्रोत्साहन मिला। बाजार के लिए जर्मनी एवं ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धा। सामाजिक कारक। घरेलू मोर्चे से वर्ग संघर्ष को निर्यात करने के लिए साम्राज्यवाद पर बल दिया गया। वैचारिक बौद्धिक कारक। सामाजिक डार्विनवाद, हेगेल के आदर्शवाद एवं फ्रायडीय मनोविश्लेषण ने युद्ध को मनोविज्ञान को प्रोत्साहन दिया। कूटनीति कारक। बाल्कन संकट युद्ध में प्रतिफलित हुआ, इसका कारण था कूटनीति प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना। तो मैंने आपको यहाँ से मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध के कई आंसर थे क्वेश्चन के, तो उसने का आपने आंसर देख लिया और क्वेश्चन भी देख लिया। कुछ ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं पढ़ा हूँ उसके हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। और ये पेरिस शांति सम्मेलन, यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध भयानक एवं विश्व युद्ध रहा, शांति का अधूरा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है तो फिर पेरिस शांति सम्मेलन होगा। उस शांति सम्मेलन में क्या होगा? व्यवसाय की संधि के तहत किसको जुर्माना किया जाएगा, किसको नहीं जुर्माना किया जाएगा, ये सारे एजेंडा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सिर्फ ये आपको नोट करवा रहा हूँ। कल मैं आपको पेरिस शांति सम्मेलन का माइंड मैप आपको दूंगा और कहूँगा नोट करने के लिए, और क्वेश्चन भी कई सारे हैं तो इसे आप नोट कर दें। खंड मैं इसे पढ़ देता हूँ। खंड 4 में पहला खंड आपका पढ़ा जाएगा पेरिस शांति सम्मेलन, शांति का अधूरा एजेंडा। दूसरा होगा पूंजीवाद का प्रथम संकट, रूस की बोल्शेविक क्रांति 1970। पूंजीवाद का दूसरा संकट 1929 से 30 की विश्व आर्थिक मंदी। पूंजीवाद के संकट के विरुद्ध रचनात्मक प्रतिक्रिया, केनेसियन अर्थशास्त्र तथा रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति। विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, फांसीवाद एवं नाजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारे पॉइंट आपने नोट किया। प्रथम विश्व युद्ध भयानक एवं विनाशक युद्ध, इसे शांति का अधूरा एजेंडा, एरो लगा के व्यवसाय की संधि, जापान, इटली, अरब क्षेत्र के साथ विश्वासघात, पूंजीवाद की प्रथम संकट, विश्व आर्थिक मंदी, मार्क्सवाद की प्रगति, रूस की बोल्शेविक क्रांति। यहाँ से पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्यवसाय की संधि, जर्मनी के साथ विश्वासघात, जर्मन आक्रोश, इसे आप नोट किया। और जापान में तुष्टीकरण की नीति, तुर्की अंत में, वाशिंगटन नौसैनिक समझौता 1921-22, इटली निराशा, अरब क्षेत्र के साथ विश्वासघात, आगामी 100 वर्षों तक अशांति, राष्ट्र संघ का विफल, रूस की बोल्शेविक क्रांति। यहाँ तक आपने देखा। इसके सारे को एरो लगा के इधर से पॉइंट नंबर 3 में देखना, ये एक यहाँ 2 दिख रहा है। पूंजीवाद का दूसरा संकट, मार्क्सवाद की प्रगति, पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, इसको एरो फांसीवाद अथवा आक्रामक राष्ट्रवाद, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों ये पूरा अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना। हाँ, तो आपको थैंक यू दोस्त।
आप हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, शेयर भी करना। तब तक बने रहेंगे हम आपके साथ और आप मेरे साथ।